हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का टॉपिक जो हमारा है उसे हम कवर करेंगे। इस वीडियो को हम नोट्स के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर डालूँगा, आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्दर ऐसे ही वीडियो आपके पास जाते रहेंगे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। आइए हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इस चैप्टर में हमें बात करना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसके बारे में बात करना है न्यूक्लिक एसिड, उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैसे कैसे हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन करता है। ये ओवरऑल न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड जो भी बातें हैं हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यानी जिसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी कहा जाता है, इसी चैप्टर में हम इसके बारे में बात करते हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक प्रकार का हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा केमिकल जो हमारे कैरेक्टर को हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जैसे डीएनए और आरएनए, दो तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, दो ही तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है, तीसरा कोई नहीं होता। डीएनए जो है वो हर एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, जो भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेल का बना हुआ है, चाहे एक सेल से बना हुआ हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। पर वायरस के बारे में तो आप जानते हो, वायरस सेल का बना नहीं होता है, वायरस तो ए सेलर होता है और नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसा काम करता है। तो इस दुनिया में कुछ ऐसे वायरस है जिसके पास आरएनए होता है और वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में आरएनए नहीं पाया जाता, हर एक सेल में आरएनए होता है, पर जहाँ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वहाँ आरएनए नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जाता है। मतलब जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, वो सब नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं, वो हर एक सेल में मिलेगा। पर जेनेटिक आरएनए सिर्फ वायरस में मिलता है। ठीक है, तो कुछ कुछ वायरस है, जैसे कि आप HIV का बात कर सकते हो, टोबैको मोजाइक वायरस है, उसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। डीएनए जो पहली बार डिस्कवर किया गया है ना, उसको फ्रेडरिक, एक्चुअली डीएनए नहीं होना चाहिए, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, यहाँ न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड होना चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पहली बार डिस्कवर किया गया है फ्रेडरिक मिक्सचर से के द्वारा। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मिक्सचर। उन्होंने पस सेल से एक केमिकल को आइसोलेट किया था, उसका नाम उन्होंने बोला था न्यूक्लिन 1869 में। पस सेल का मतलब डेड सेल होता है, जब जख्म हो जाता है ना तो वाइट कलर का जो पस निकलता है, तो उसी सेल से निकाला गया था एक केमिकल उसके न्यूक्लियस में, और उन्होंने इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। लेकिन बाद में उसकी केमिकल स्टडी किया गया एल्टमैन के द्वारा, और एल्टमैन ने बोला कि ये एसिडिक नेचर का है, इसलिए इसके न्यूक्लिक एसिड बोलना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय, तो आपको बोलना है एल्टमैन। आगे आइए, आगे हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो हम सिंपली उसमें देखते हैं टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड है, और अगर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो उसमें हम बेस पेयर का नंबर काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना एनसीईआरटी में कुछ दिया गया है वैल्यूज़, उस वैल्यूज़ को हम याद करते हैं। आइए देखिए, यहाँ पे एक वायरस होता है जिसे बोलते हैं 5x174। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड, 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें। ओके, अब ये बेस पेयर नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इसलिए यहाँ पे बेस पेयर नहीं रहेगा। दूसरी बात है लाम्डा फेज, ये एक वायरस होता है। फिर ई कोलाई, ये बैक्टीरिया का नाम है, और ये तो हमारा ह्यूमन जीनोम हो गया। इन सब के अंदर में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। आपसे पूछा जाए लाम्डा फेज में
कितने बेस पेयर होते हैं, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है तो आपको बेस पेयर बोलना है। तो 48,502 बेस पेयर, यानी 48,502, ओके 502। ई कोलाई में पूछा जाए बेस पेयर कितना होता है, 4.6 इंटू 10⁶, यानी 4.6 10⁶ का मतलब होता है मिलियन, और 10⁹ मतलब होता है बिलियन, है ना। तो ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन के जीनोम में जो हैप्लॉइड सेल होता है, ये जो हैप्लॉइड सेल होता है उसकी बात अगर किया जाए तो हैप्लॉइड सेल में एन जो सेल होता है उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू को एक बार ज़रा वीडियो को पॉज करके देखिए, और ई कोलाई और ह्यूमन का जरूर वैल्यू आप याद रखिए, है ना। वैसे तो चारों एनसीईआरटी में दिया गया है तो आपको चारों याद रखना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखिए। आइए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो देखिए, पहले तो हमें ये पढ़ना चाहिए टॉपिक कि न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी कैसे हुआ, लेकिन ठीक है, जैसे एनसीईआरटी का सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी कैसे हुआ है, जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवरी कैसे हुआ है, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है, तो ये बात कैसे पता लगाया गया है। तो कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आगे चल करके, उसके बाद हर्सी और चेस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो वो सारी बातें क्लियर होगी। अभी मैं ये समझाता हूँ कि जब न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हो गया था, है ना, तो उसके बाद कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया। तो ओवरऑल मैं अभी डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ 5 साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द डिस्कवरी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है, या अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिस्कवर करने में, डीएनए किस तरह का दिखता है, इसके सारे फीचर्स को बताने में 5 वैज्ञानिकों का कंट्रीब्यूशन था। इनका नाम था मुरैसिज बिल्किंस, रोजालिंड फ्रैंकलिन, इरविन चारगैफ, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ये 5 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही डीएनए के स्ट्रक्चर को डिकोड किया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर पे, अच्छा, इसके लिए बाद में वॉटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज मिला था, है ना। बाकी और भी साइंटिस्ट थे लेकिन उनको प्राइज़ नहीं मिला। इसके पीछे बहुत सारी लंबी कहानी है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कुछ तो डेथ भी कर गए थे उस समय। तो ये 5 साइंटिस्ट थे जो डिस्कवरी करने में इन्वॉल्व थे। अब क्या क्या सबका कंट्रीब्यूशन है आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, फिलहाल न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप बोलिएगा न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है ना। किसका? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अब आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड शुगर बेस, यानी नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन जिसमें होता है उसे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस बोलते हैं, और फॉस्फेट, ये 3 चीज़ों से मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड हमारा बनता है। और यही न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीमराइज हो जाता है, जब अपना पॉलीमर बना देता है, तो इसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, है ना। तो अब एक एक करके देखा जाए। जैसे इसमें शुगर जो होता है पेंटोज शुगर होता है। पेंटोज मतलब 5 कार्बन का शुगर, है ना। पेंटासैकराइड नहीं है, ये पेंटोज शुगर है। पेंटासैकराइड में 5 शुगर होते हैं और पेंटोज में 5 कार्बन होता है। तो 5 कार्बन का शुगर होता है न्यूक्लिक एसिड में। अब आइए यहाँ पे जरा दोनों की बात कर लिया जाए। जो शुगर डीएनए में पाया जाता है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और जो शुगर आरएनए में पाया जाता है उसका नाम होता है राइबोज शुगर। क्या बोला? जो शुगर डीएनए में पाया जाता है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और जो आरएनए में पाया जाता है उसका नाम होता है राइबोज शुगर, ठीक है। तो देखिएगा अगर ध्यान से तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैं राइबोज शुगर की बात करता हूँ। देखिए, एक पेंटागोनल रिंग हमने बनाया हुआ है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 और 5 कार्बन। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 5 कार्बन जो है वो पेंटोज शुगर में रिंग से बाहर होता है। देखिए, ये भी एक शुगर बनाया गया और ये भी है। दोनों ही आप शुगर में देखोगे 5वां कार्बन जो है वो रिंग से बाहर बनाया गया है। 5 कार्बन जो है वो रिंग से
बाहर बनाया गया है। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट यही हो गया। दूसरी बात आप देखोगे, फर्स्ट कार्बन पे एक OH ग्रुप लगा हुआ है ऊपर के साइड में, सेकंड कार्बन पे OH है, थर्ड कार्बन पे OH है, 4 पे OH नहीं है, पांचवा कार्बन जो रिंग से बाहर है उसके ऊपर में एक OH ग्रुप बैठा हुआ है। तो 4 OH ग्रुप इसमें है। अब इसी में सिर्फ सेकंड कार्बन पे OH को हटा दिया गया। देखिए यहाँ पे सेकंड कार्बन पे OH को नहीं रखा गया, बाकी सब एज इट इज सेम है। तो इसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पे जो ऑक्सीजन था OH था वो हट गया, सिर्फ H रह गया। तो यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डीऑक्सी हो जाता है। बस यही फर्क है दोनों का शुगर में। ये राइबोज शुगर का फिगर है और ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का फिगर है। और इसमें 4 OH ग्रुप पाया जाता है, 1 2 3 4, और इसमें 3 OH ग्रुप मिलते हैं DNA वाला डीऑक्सी राइबोज शुगर में। और डीऑक्सी कहाँ पे होता है? सेकंड कार्बन पे। सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन जाता है, राइबोज में से ही सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया गया। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है इसका भी रीजन समझेंगे। सेकंड कार्बन से ही OH को क्यों हटाया जाता है, कहीं और से क्यों नहीं हटाया जाता, आगे पढ़ करके हम समझेंगे इसके बारे में। ठीक है जी। तो DNA वाला शुगर ये है और RNA वाला शुगर ये है। एक बार फिगर देख लीजिए आप, इसका डायग्राम बनाना सीख लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम लोग आएंगे आगे की तरफ बात करते हैं जी। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए जी, नाइट्रोजिनस बेस की बात किया जाएगा। अब मैंने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, फिर बेस होता है, फिर फॉस्फेट होता है। शुगर मैंने बात कर लिया, अब दूसरी बात कर रहे हैं हम बेस की। बेस जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होता है। बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पायरीमिडिन्स। ऊपर में मैंने क्या लिखा है? प्यूरिन। ये ध्यान देंगे, ऊपर में हमने लिखा हुआ है प्यूरिन और नीचे में हमने लिखा हुआ है पायरीमिडिन्स। तो प्यूरिन में आप देखो डबल रिंग होता है, एक बेंजीन जैसा हेक्सागोनल रिंग दिखाया गया है और एक पेंटागोनल रिंग उसके साथ अटैच है। ओके, अच्छा। तो ये 2 रिंग से बना होता है और प्यूरिन में 2 चीज़ें आती हैं, एडेनिन और गुआनिन। अब ये डबल रिंग है, ये भी एक डबल रिंग है। बस अगर आप देखो काउंटिंग कैसे करना है, हेक्स, यहाँ पे थोड़ा काउंटिंग को ध्यान देना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैंने काउंटिंग करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर कार्बन पे बेंजीन रिंग जो बनाया गया है उसके 6 पॉइंट पे आप देखो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसका नाम हो गया एडेनिन। ठीक है, और इस NH2 ग्रुप को उठा करके मैं सेकंड कार्बन पे कर दूं, देखो यहाँ सेकंड कार्बन पे कर दिए और वहाँ पे हमने डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को जोड़ दिया, ये बन गया गुआनिन। तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शन में सिर्फ ये देखना है कि 6 कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है और तो हम इसे बोलेंगे गुआनिन, और 6 कार्बन पे NH2 लगा हुआ है तो इसे हम बोलेंगे एडेनिन। ऑप्शन को पकड़ना बहुत आसान होता है, अगर हम एग्जाम में देखें ध्यान से तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 1 3 7 9, 1 3 7 9। यहाँ पे 1 3 और ये 7 और ये 9, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। ये पोजीशन किसका है? नाइट्रोजन है। तो प्यूरिन में कहाँ कहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ये पोजीशन आप याद रखेंगे, 1 3 7 9। चलिए, ये तो मैंने प्यूरिन के बारे में बात कर लिया। अब मैं बात करता हूँ पायरीमिडिन्स के बारे में। देखिए, पायरीमिडिन में 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आता है पायरीमिडिन में? साइटोसिन और थाइमिन। ये DNA में साइटोसिन और थाइमिन होता है, RNA में थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। तो साइटोसिन और यूरासिल हो जाएगा RNA में, और DNA में साइटोसिन और थाइमिन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बेंजीन का रिंग बनाया। अब की बार काउंटिंग नीचे से किया हूँ, पहली बार काउंटिंग कहाँ से किया था? ऊपर से, यहाँ से काउंटिंग किया था। अभी मैं यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। 2 और 4 पे क्या किया गया है? 2 और 4 पे हमने ऑक्सीजन को लगाया है। 2 और 4 पे क्या लगाया है? ऑक्सीजन को। ये क्या बन गया? यूरासिल। अच्छा, इसी यूरासिल में 5 नंबर कार्बन पे आप अगर CH3 को जोड़ देते हो, मिथाइल ग्रुप को, तो इसे बोला जाएगा 5 मिथाइल यूरासिल। यूरासिल है, यूरासिल में अगर हम मिथाइल जोड़ दिए तो इसका नाम हो जाएगा 5 मिथाइल यूरासिल। इसे हम थाइमिन भी बोलते हैं। 5 मिथाइल यूरासिल का दूसरा नाम क्या होता है? थाइमिन। बुक्स में कई बार 5 मिथाइल यूरासिल लिख दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसे थाइमिन भी बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है? साइटोसिन।
देखो साइटोसिन में क्या करना है, सेकंड कार्बन पे जैसा ऑक्सीजन था वो लगा हुआ रहेगा, आपको जो 4 कार्बन था वहाँ पे NH2 लगा देना है, तो ये बन गया साइटोसिन। तो ये प्यूरिन और पायरामिडिन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने अभी तक क्या बता दिया, शुगर, DNA में डीऑक्सीराइबोज और RNA में राइबोज, और बेस के बारे में बता दिया प्यूरिन और पायरामिडिन। प्यूरिन में एडेनिन और गुआनिन की बात किया गया, और पायरामिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल की बात की। अब बचा हुआ है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट में कुछ हम अलग से नहीं बता रहे हैं, मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। H3PO4 जानते हो, वो फॉस्फोरिक एसिड होता है, वही इसका कंपोनेंट होता है। ये जो 2 चीज़ें भी बताया उसके बारे में ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में शुगर बेस फॉस्फेट होता है। एक तो शुगर रहेगा, शुगर के साथ एक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और एक साइड से बेस अटैच हो जाएगा। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोला जाता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ध्यान रखना है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, और शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक, एन स्ट्रैंड करता है नाइट्रोजनस बेस के लिए, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसे बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये बॉन्ड का नाम जरूर याद रखिएगा, शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, और शुगर और बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। अच्छा, अब आगे आएंगे हम लोग। देखिए बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, जैसा एक शुगर फॉस्फेट और एक बेस हो गया, इसको एक न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। ऐसा एक और भी न्यूक्लियोटाइड अगर हम यहाँ पे अटैच करवा दें, तो जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, है ना, ऐसे अगर आप 2 न्यूक्लियोटाइड रख दो, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये शुगर बेस और फॉस्फेट से बना हुआ है, एक और भी न्यूक्लियोटाइड है, इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसे बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। तो आपको याद रखना है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनता है, ठीक है। और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनता है, और शुगर के बेस के बीच में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि हाउ टू कैलकुलेट फॉस्फोडाइस्टर और फॉस्फोईस्टर, ठीक है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए जैसे हमको पहले निकालना है फॉस्फोडाइस्टर, है ना। एक फॉस्फोडाइस्टर 2 ईस्टर बॉन्ड से बना होता है, 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड से बना होता है। तो अगर हमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA का निकालना है, तो सिंगल स्टैंडर्ड में न्यूक्लियोटाइड की नंबर काउंट करो। जैसे बोला गया कि 50 न्यूक्लियोटाइड है एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA में, तो कितने डाइस्टर बनेंगे, तो उसमें से एक माइनस कर देना है ना। समझ में आया कि नहीं? एक माइनस, जैसे मान लो 1 2 3 3 न्यूक्लियोटाइड है, तो कितने डाइस्टर बनेंगे, तो देखो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बनेगा, ठीक है, और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक बनेगा। तो जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें से एक माइनस करेंगे, वो डाइस्टर निकल जाएगा। अब बोलेगा 2 स्ट्रैंड है, तो जो वैल्यू आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई n-1 करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डाइस्टर निकल जाएगा 2 स्ट्रैंड में। ये 2 स्ट्रैंड के लिए हो गया, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं ईस्टर की बात, फॉस्फो ईस्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉस्फो ईस्टर कैलकुलेट करने के लिए डाई ईस्टर में 2 से एक स्ट्रैंड अगर है, तो एक स्ट्रैंड में एक ईस्टर एक्स्ट्रा होता है ना। वो अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ईस्टर एक्स्ट्रा होता है, तो जितना एक स्ट्रैंड में डाई ईस्टर आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि एक डाई ईस्टर में जितना एक स्ट्रैंड में डाई ईस्टर आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो ईस्टर निकलेगा, फॉस्फो ईस्टर, और उसको 1 से ऐड कर दो उसमें, तो ये हो गया फॉस्फो ईस्टर 1 स्ट्रैंड में। और इसका डबल कर दोगे, जितना वैल्यू आएगा उसको डबल करेंगे, तो 2 स्ट्रैंड का ये डाइस्टर निकल जाएगा। इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन खुद से फॉर्मेट करिए, और कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें ज़रूर संपर्क करिए, हम आपको हेल्प करेंगे बच्चों, है ना। ऐसे कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट होता है, कैसे एग्जाम में आता है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब हम बात करते हैं DNA के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी के बारे में। जहाँ तक बात है DNA का स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 5 साइंटिस्ट इसके स्ट्रक्चर में को डिस्कवर करने में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, है ना। आप याद करो, अभी मैंने 5 साइंटिस्ट का नाम बताया था, है ना। विल्किंस के बारे में बताया था, फ्रैंकलिन था, चारगैफ, इरविन चारगैफ था, और वॉटसन और क्रिक था। तो अभी 5 साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया गया, एक्सरे डाल करके हम किसी मॉलिक्यूल्स का फिगर को, पिक्चर को देखते हैं।
तो वहाँ पे 3D पिक्चर डीएनए का दिखाई दिया, है ना। तो वहाँ से उन्होंने कुछ डेटा दिया कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसा कि आप बेसिक बात जानते हो डीएनए के बारे में, डीएनए 2 स्ट्रैंड से बने होते हैं। वो सारी बातें ये विल्किंस और रोजालिंड ने ही बताई थी डीएनए का 3D पिक्चर को देखने के बाद। अब वो डेटा आ गया। अब देखो डेटा को के बाद फिर आगे और काम किया गया। अब ये चारगैफ रूल आया। चारगैफ रूल क्या बोला गया कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए, पहली बात तो याद रखना है चारगैफ रूल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए या आरएनए के लिए वैलिड नहीं होता है, हमेशा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए वैलिड होता है। तो चारगैफ ने क्या बोला, कोई भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरेमिडीन होता है। तो प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन। तो देखिए एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन, ठीक है। एडेनिन प्लस गुआनिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर लाओगे तो ए प्लस जी डिवाइडेड बाई सी प्लस टी हो जाएगा और इधर 1 हो जाएगा। तो देखो लिखा मैंने ए प्लस जी, अभी तो इसको इधर लाया तो सी प्लस टी हो गया। फिर से देखो ए प्लस जी, इसको इधर लाओ तो ए प्लस जी सी प्लस टी हो गया। इधर क्या बच गया 1। ए प्लस जी क्या है बेटा, प्यूरिन, और सी प्लस टी क्या है, साइटोसिन और थाइमिन, ये पायरेमिडीन है। तो प्यूरिन और पायरेमिडीन का रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। अब आप खुद सोचो, इस दुनिया में मतलब बोला गया कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए का अगर आप देखोगे प्यूरिन और पायरेमिडीन का रेशियो तो ऑलवेज 1 आता है। तो इस आधार पे क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बैक्टीरिया में भी प्यूरिन पायरेमिडीन का रेशियो 1 आएगा, 1 आएगा। ह्यूमन बींग्स में भी वही आएगा, प्लांट में भी वही आएगा। जितने भी स्पेसीज होते हैं जिसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उनका सभी का वैल्यू 1 आएगा। तो इससे हम प्यूरिन और पायरेमिडीन के रेशियो के आधार पे डिटरमाइन नहीं कर सकते अलग अलग ऑर्गेनिज्म को। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हम उसके लिए बेस रेशियो निकालते हैं। बेस रेशियो क्या होता है, डीएनए के अंदर में एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, याद रखना है। एक डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना होता है, जैसे एक स्ट्रैंड बनाओगे तो यहाँ पे एडेनिन रहेगा, तो दूसरा स्ट्रैंड में उसके ठीक सामने क्या आएगा, थाइमिन, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन के सामने आता है साइटोसिन, इनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये बात ध्यान रखना है। तो डबल हाइड्रोजन और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इस तरीके से डीएनए हमारा पूरा बनता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो अगर मैं बेस रेशियो की बात करूं तो एटी, ए प्लस टी, ये हो गया एडेनिन प्लस थाइमिन, इसमें एक प्यूरिन है एक पायरेमिडीन है। एटी बाई जी सी, आपको याद रखना है, एटी बाई जी सी जो रेशियो होता है इसे बोलते हैं बेस रेशियो। ये कभी भी 1 नहीं आ सकता, कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। किसी एक स्पेसीज का तो कांस्टेंट रहेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स का देखा जाए तो ह्यूमन बींग्स में 80/GC का वैल्यू हमेशा 1.52 आएगा, लेकिन जैसे ही ये स्पेसीज चेंज करेगा, वहाँ जैसे ई कोलाई आ गया तो ई कोलाई में ये हो गया 0.92 वैल्यू, और ये दो वैल्यू आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया गया इसलिए, ठीक है। लेकिन ये वाला जो वैल्यू है ना, प्यूरिन और पायरामिडिन, ये सारे स्पेसीज का बराबर आता है, हमेशा एक आएगा, तो इससे नहीं कर सकते। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए अलग अलग होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, उसके लिए हमें प्यूरिन पायरामिडिन रेशियो देखना होगा कि बेस रेशियो देखना होगा, बेस रेशियो देखना होगा। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे कैसे आता है एग्जाम में, वो जरा समझ लो। देखो, जैसे तुमको बोला गया कि किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में एडेनिन कितना है, 20% है ना। तो बताओ कि और जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें है, मतलब जो बेस है वो क्या होगा। तो देखो एडेनिन 20% है, तो एडेनिन के सामने आता है थाइमिन, यानी थाइमिन भी कितना हो गया, 20%। तो एडेनिन और थाइमिन मिला करके कौन कितना हो गया, 40%, है ना। 80 कितना हो गया, 40%। तो एडेनिन का वैल्यू था तो थाइमिन भी उतना ही हो गया। अब 40% में हो गया एडेनिन और थाइमिन, तो 60% जो बचा उसमें क्या है, जी और सी। तो जी कितना होगा, 30%, और सी कितना होगा, 30%। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, इतना ही आसान क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन अभी उतना समय नहीं है कि हर क्वेश्चंस को हम डील कर सकें। थ्योरेटिकल पार्ट हम अभी कवर करेंगे, वैसे चीज़ों के लिए आप रेगुलर कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आपको अगर कुछ और भी चाहिए क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको रेगुलर
हमसे अब कनेक्ट हो जाइए, हम सारी बात करेंगे उस पर। आइए, एक चीज़ पूछा जाता है कि डीएनए का हॉलमार्क क्या होता है। डीएनए का हॉलमार्क का मतलब होता है, जिसे अभी हमने बताया कि एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा और गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा, तो इसे बोलते हैं बेस पेयरिंग। इसी को डीएनए का हॉलमार्क बोला जाता है ना। बेस पेयरिंग बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉल्ड हॉलमार्क ऑफ डीएनए। हॉलमार्क ऑफ डीएनए किसने दिया था? इरविन चारगैफ ने। ये जो चारगैफ का ही तो एक कॉन्सेप्ट है ना कि एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा और थाइमिन के सामने गुआनिन आएगा, बेस पेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये किसने दिया है? चारगैफ ने दिया है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं डीएनए मेजरमेंट कि डीएनए में कितना कितना मेजरमेंट होता है। तो देखिए, डीएनए डबल हेलिकल होता है। आपने डीएनए का फिगर भी देखा होगा, डबल हेलिकल होता है। तो एक बार डीएनए जब गोल राउंड मारता है तो उसे बोलते हैं वन हेलिक्स, ठीक है। अब जो वन हेलिक्स होता है उसकी अगर आप लेंथ देखेंगे, है ना, तो वन हेलिक्स का लेंथ आपको जो है यहाँ पे दिखाया गया है 3.4 नैनोमीटर। कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। इसे एंगस्ट्रॉम में बोलना होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 बोलेंगे। और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर, ठीक है। तो बेस पेयर के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, है ना। एक हेलिक्स का 34 है और 10 बेस पेयर को कवर कर रहा है, तो बिटवीन बेस पेयर कितना डिस्टेंस आएगा? दो बेस पेयर के बीच का दूरी आएगा 0.34 नैनोमीटर। और डीएनए के दो स्ट्रैंड, डीएनए क्योंकि दो स्ट्रैंड से बना होता है, तो दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कितना बोला जाता है? ये हम बोलते हैं 2 नैनोमीटर, या इसे हम 20 एंगस्ट्रॉन बोल सकते हैं। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉन में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। कुछ और बातें जान लीजिए। डीएनए का जो पिक्चर आप देखते हो, डबल हेलिकल पिक्चर देखते हो, हर जगह देखते हो आप, मूवी वगैरह में दिखाई जाती है। वो 1953 में प्रपोज किया गया था वॉटसन और क्रिक के द्वारा, है ना। इसको जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसे प्रपोज किया था पब्लिक के सामने कि ऐसा डीएनए हमारा दिखता है। और इसके लिए इनको मेडिसिन के फील्ड में, भाई क्योंकि डीएनए एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है, तो बायोकेमिस्ट्री की स्टडी तो हम लोग मेडिकल साइंस में करते हैं, तो मेडिसिन के फील्ड में 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। आइए, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम लोग कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन कैसे बनता है? डीएनए का कोई एक छोटा सा पार्ट होता है। हमारे डीएनए में बहुत सारे जीन होते हैं और जो जीन है वो डीएनए का छोटा सा पार्ट है, इसलिए जीन को हम डिफाइन करते हैं, जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए, है ना। जो हमारा डीएनए है, इस तरीके से डीएनए होता है। तो ये डीएनए में छोटे छोटे ऐसे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस बने हुए होते हैं, इनको जीन बोलते हैं। और ये जीन क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। तो ये जो जीन है ये डीएनए का पार्ट है। इस पार्ट से, डीएनए का इस पार्ट से, जिसे आप जीन बोलते हो, इससे पहले एक मैसेंजर आरएनए बनेगा। यहाँ पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो मैसेंजर आरएनए में कॉपी होकर के चलाता है, और कॉपी होना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। फिर इस मैसेंजर को रीड करके, मैसेंजर इन्फॉर्मेशन को रीड करके इसे केमिकल्स के फॉर्म में, यानी बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है राइबोसोम के द्वारा, है ना। तो इसे ट्रांसलेशन कहते हैं। कन्वर्जन हो रहा है लैंग्वेज का, जेनेटिक लैंग्वेज से केमिकल लैंग्वेज बन रहा है। तो एक सीधी बात समझो, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। और ये जो डीएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, दिस इज द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट था, जो अभी बताया ना, फ्रांसिस क्रिक, यही एक साइंटिस्ट था। इन्होंने ही ये सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट को दिया था, ओके। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ कुछ ऐसे वायरस होता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो वो आरएनए से डीएनए पहले बनाता है। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, पर आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम काम करेगा, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब आइए, हम यहाँ पे एक बात लिखे हैं, देखिए क्या लिखे हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कवर किया था टेमीन और बाल्टीमोर, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। रेट्रोवायरस में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। यानी रेट्रोवायरस वो होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को टेमिनिज्म कहा जाता है।
टेमिन ने इसको डिस्कवर किया था। बाल्टीमोर उतना ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा था, मेन साइंटिस्ट इसमें टेमिन था, इसलिए टेमिनिज्म बोलते हैं इस फिनोमेना को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म कहा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए। तो डीएनए के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए डीएनए में जितना बेस पेयर होता है उसको 0.34 से मल्टीप्लाई करना होता है। डीएनए में जितना बेस पेयर होता है, नंबर ऑफ बेस पेयर, उसको 0.34 से क्यों? क्योंकि दो बेस पेयर का बीच का दूरी 0.34 नैनोमीटर होता है। ये वैल्यू जो दिया गया है आपको नैनोमीटर में दिया गया है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लो हमारे बॉडी में दिया गया ह्यूमन सेल में, तो ह्यूमन के हैप्लॉइड सेल में आपने क्या देखा था? 3.3 इंटू 10⁻, कितना था? 9 बेस पेयर था, है ना। तो डिप्लॉइड में कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6 हो जाएगा। ये पावर डबल नहीं होता, पावर को आपको डबल नहीं करना है। 6.6 इंटू 10⁹ हो गया, है ना। और इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे, 34 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.24 समथिंग आएगा, है ना। तो ये नैनोमीटर में आया। अब नैनोमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 9 और ये -9 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2.2 मीटर होता है डीएनए का लेंथ। ये आप जानते भी होंगे। ये कैसे आया? ऐसे कैलकुलेट करके, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब तो देखिए कि डीएनए जो होता है वो इतना ज़्यादा लेंथ का होता है। डीएनए में पैकेजिंग कैसे करेंगे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हमें पढ़ना है। माने डीएनए 2 मीटर लंबा है, इतना लेंथ बड़ा है, और हमारा न्यूक्लियस का साइज तो आप जानते हो 10⁻⁻6 मीटर होता है, और 2 मीटर लंबा डीएनए है। तो कैसे न्यूक्लियस के अंदर में उसको रखा जाएगा? तो जाहिर सी बात है, उसको लपेट करके रखा जाएगा, उसको रैप करके रखा जाएगा। तो उसको रैप करने के लिए हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, और हिस्टोन सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता डीएनए पैकेजिंग के लिए। प्रोकैरियोटिक में पॉलीएमाइंस नाम का प्रोटीन होता है, और यूकैरियोट में हिस्टोन होता है। अब हिस्टोन कैसे पैकिंग करता है, कैसे डीएनए को लपेटता है, कैसे डीएनए उसके ऊपर में घूमता है? तो देखिए, हिस्टोन एक प्रकार का बेसिक प्रोटीन है। अब बेसिक प्रोटीन क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए नीचे मैंने लिखा है कि अर्जिनिन और लाइसिन, ये 2 बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसके ऊपर में ओवरऑल बेसिक चार्ज आता है। बेसिक मतलब प्लस चार्ज, है ना। और डीएनए तो एसिड है, एसिड तो आप जानते हो नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हिस्टोन है ना, इसके कुछ सब यूनिट होते हैं, जैसे 5 सब यूनिट होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। इसमें से H1 को छोड़ करके H2A, H2B, H3 और H4, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? 2-2 यूनिट, 2 ये 2 ये 2 ये, तो 8 यूनिट हो जाएगा टोटल। ये एक ऑक्टामर बनाएगा, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं इसे। और इसी के ऊपर में डीएनए क्या होता है? गोल गोल घूम जाता है। और जो H1 होता है वो पैक करके रखे रहता है, इसको बोलते हैं क्लैंपिंग ऑफ डीएनए करने का काम करेगा। इसका फिगर दिखाया गया है, न्यूक्लियोसोम का फिगर दिखाया गया है एनसीईआरटी में, एक बार आप देखो जरा उसको, ठीक है। तो हिस्टोन जो होता है वो डीएनए को पैकेजिंग करता है यूकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया पॉलीएमाइंस होता है। ये बात ध्यान रखना है, ओके। अब एक बात समझिएगा, एक न्यूक्लियोसोम जो होता है, जैसे हिस्टोन बन गया, गोला है हिस्टोन, है ना। अब देख लो, ये थोड़ा सा समझ लो इसको। एक हिस्टोन ये गोला है, इसके ऊपर में इस तरीके से डीएनए ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है। तो जितना डीएनए है इसके ऊपर में, एक न्यूक्लियोसोम में जितना डीएनए होता है, उसमें बेस पेयर अगर आप सर्च करोगे तो 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर्स। ये बात ध्यान रखना है, क्लियर? अच्छा, अब देखिए कहीं कहीं पे न्यूक्लियोसोम ज़्यादा होने से कॉम्पैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जहाँ पे डेंस पैकिंग हो जाएगी, पास पास में न्यूक्लियोसोम आ जाएंगे, तो वहाँ डार्क स्टेन बनेगा, है ना। डार्क स्टेन बोले मतलब डेंस पैकिंग। अब जब डेंस पैकिंग हो तो डीएनए तो पूरी तरीके से बंधी हुई है, तो डीएनए खुला हुआ नहीं है, तो डीएनए से आरएनए नहीं बनता, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो इसे ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बोला जाएगा। ऐसे एरिया को हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं, डीएनए के ऐसे पार्ट को हम हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और जहाँ पे डीएनए पूरी तरीके से खुला हुआ है ना, ओपन है, उसे हम बोलते हैं, वो लूज एरिया होता है, वहाँ पे हिस्टोन दूर दूर होता है, तो थोड़ा सा डीएनए खुला हुआ होता है, तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, डीएनए से आरएनए बन सकता है। तो लूज पैकिंग होता है, और डीएनए कम होता है, तो आप उसको अगर स्टेन करोगे बेसिक डाई से तो वो लाइट स्टेन देगा,
लाइट कलर को छोड़ेगा और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। अब एक बात ध्यान रखो कि डीएनए में जब पैकेजिंग होती है तो कैसे कैसे उसकी जो क्वाइलिंग है वो बढ़ती जाती है। जैसे देखो डीएनए जो है वो न्यूक्लियोजोम के फॉर्म में पहले आता है, हिस्टोन से, हिस्टोन के ऊपर में रैप करेगा, हिस्टोन के ऊपर में जब वो गोल गोल घूमेगा तो वो हो जाएगा। फिर बाद में हिस्टोन भी आपस में पास में आते हैं, उनका कॉम्पैक्शन होता है, स्प्रिंग जैसा होता है, तो वो बना देता है कि स्ट्रक्चर सोलेनॉइड बोलते हैं। उसके और कॉम्पैक्शन से सुपर सोलेनॉइड बनता है। उसके ऊपर में क्रोमैटिड होता है, उसके ऊपर में क्रोमोजोम होता है। तो एक बार सीक्वेंस याद रखिएगा, डीएनए से न्यूक्लियोजोम, न्यूक्लियोजोम से सोलेनॉइड, देन सुपर सोलेनॉइड, देन क्रोमैटिड और देन क्रोमोजोम। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोजोम। ये बात ध्यान रखिए, क्रोमोजोम के अंदर में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। 40% डीएनए रहेगा और 1.2% आरएनए होता है, 50% हिस्टोन होता है। ठीक है, तो हिस्टोन को मेजर कंपोनेंट बोलते हैं। उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में 8.5% जो होता है वो एसिडिक प्रोटीन्स होता है। इसके अलावा कुछ और आयंस वगैरह होते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि मेजर कंपोनेंट कितना होता है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन, इन तीन का परसेंटेज आप जरूर याद रखिए। ठीक है, तो आज तक हम यहीं पे छोड़ते हैं। अगले लेक्चर में हम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। बच्चों, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।